Hello everyone, welcome back to my channel. Okay, today we are going to start for the new topic, price elasticity of demand. Clear? Children, there are three types of elasticity of demand. First is price elasticity of demand. Second is income and cross elasticity of demand. Income and cross elasticity of demand is not in our syllabus. We are not going to do. So we will discuss about only price elasticity of demand. Elasticity का मतलब होता है खिंचाव, किसी चीज को खींचना. तो अब डिमांड कैसे खींच रही है प्राइस के साथ, वो हमें जानना है. So there are two questions related to price elasticity of demand. First is what is price elasticity of demand? ये है क्या? Second is how to measure. हम इसे measure कैसे करेंगे? So let me start with the first. What is price elasticity of demand? It is a degree of change in demand in response to a change in own price of the commodity. Price elasticity of demand क्या है? It is the degree of change. That is important. It is the degree of change. ये डिग्री शो कर रही है. डिग्री मीन्स हम परसेंटेज फॉर्म में निकालेंगे कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है प्राइस में चेंज आने से, यानी कितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आने से उसको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है डिमांड को, वो डिमांड कितनी चेंज हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है. और हम ये पीछे अब तक करते आए हैं कि डिमांड कैसे इफेक्ट होती है. जब प्राइस राइज होता है तो डिमांड बढ़ती है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है. अब वो तो हमने सिर्फ रिलेशन पढ़ा था अब तक ना, कि डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है, कि प्राइस बढ़ी डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ी डिमांड घट गई, प्राइस बढ़ी तो गई डिमांड बढ़ गई. अब ये तो हमने पढ़ लिया. अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने परसेंटेज से बढ़ी, कितना चेंज आया, यानी कितना बढ़ना और घटना हुआ प्राइस में, उसे कितना डिमांड में बढ़ना और घटना हुआ, यानी कितना चेंज प्राइस में आने से कितना डिमांड में चेंज आया. दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर? सो हाउ टू मेजर? वी हैव थ्री मेथड्स टू measure price elasticity of demand. First is percentage method, second is geometric method, third is expenditure method. As geometric and expenditure is cutted from your syllabus, these two methods we will not do. So we will continue with the percentage method only. And for the percentage method there is a formula. Elasticity of demand, how to write? Capital E और D हम नीचे लिखते हैं short, right? So that is the notation of elasticity of demand, which is equal to percentage change in quantity demanded divided with percentage change in price. कि कितना चेंज प्राइस में आने से डिमांड को कितना इफेक्ट आया, डिमांड की कितनी परसेंटेज चेंज हुई. सो इसके साथ हम एक माइनस का साइन अटैच करते हैं, क्योंकि जब प्राइस में चेंज आता है उसकी कंपैरिजन जो डिमांड में चेंज आता है, दोनों में से एक चीज का बैलेंस नेगेटिव आता है. क्लियर? वो क्यों आता है? क्योंकि प्राइस और डिमांड में अपोजिट रिलेशन है, इसलिए हम माइनस साइन अटैच करते हैं इसके साथ. क्लियर? अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई माइनस साइन अटैच्ड इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? व्हाट इज द आंसर? ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. क्लियर? दैट्स व्हाई वी विल अटैच अ नेगेटिव साइन, ताकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जब वैल्यू या हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा होता है तो इस माइनस साइन के साथ अटैच होकर के, क्योंकि हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो वैल्यू अपने आप पॉजिटिव बन जाती है. क्लियर? सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. एंड हाउ टू मेजर? दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड विद परसेंटेज चेंज इन प्राइस. नाउ लेट मी टेल यू how we will elaborate this formula with the another one. Clear? So during practical questions we will use two formulas. The first one is this, and we will elaborate this formula. उसके बाद एक नया formula निकल के आएगा. इन दो formula के basis पे हम questions को solve करेंगे. So let me start with that elaboration now. Okay, as again I've written the formula in the board. Elasticity of demand is percentage change in quantity demanded over percentage change in price. हमें पता है कि प्राइस में कितना चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमने माइनस का साइन क्यों अटैच किया है? क्योंकि एक चीज नेगेटिव आएगी
प्राइस या क्वांटिटी डिमांडेड में से जब हम चेंज निकालते हैं तो इसलिए हमने एक माइनस का साइन अटैच किया है ताकि वो आंसर हमारा पॉजिटिव हो जाए, राइट। सो नाउ अगर हम इस फॉर्मूले को एलोब्रेट करते हैं तो उससे एक नया फॉर्मूला निकल के आता है। कैसे निकल के आता है? हम इसे लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वी कैन राइट एज चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड विद 100। परसेंटेज क्योंकि हमने कहा तो 100 हमने लगाया। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखने हैं तो इसका मतलब क्या है कि पहले कितनी क्वांटिटी थी और नया चेंज कितना है क्वांटिटी में, तो उसका कंपैरिजन करने के लिए हम फॉर्मूले को इस तरीके से लिखेंगे चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड विद 100, राइट। सो द नेक्स्ट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया 100, तो इसके साथ ही लगेगा, यानी पुराना प्राइस जो था उसके साथ नया प्राइस में क्या चेंज आ रहा है। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे बेटा, percentage change in quantity demanded we will write as change in Q upon Q multiplied with 100, and percentage change in price will be written as change in P upon P multiplied with 100. Clear? अब इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? मैथमेटिकल देखो, change in Q upon Q, change in Q upon Q मैंने लिखा। अब उसके नीचे फर्दर डिवीजन है change in P upon P, यानी change in P नीचे आ जाएगा और P ऊपर चला जाएगा। या आप पहले भी कर चुके हैं 9th 10th में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप करते हैं यहाँ तक ये क्वेश्चंस कैसे हम लिखते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को बेटा। सो इट विल बी रिटन एज चेंज इन क्यू अपॉन क्यू, चेंज इन क्यू अपॉन पी था तो चेंज इन पी नीचे पी ऊपर चला गया, तो चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड विद पी अपॉन चेंज इन पी, 100 से 100 हमारा कट गया। क्लियर? अब क्या बचा हमारे पास ये क्वेश्चन, सो वी कैन राइट इट एज चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाइड विद पी अपॉन क्यू। मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, माइनस का साइन तो चलेगा ही चलेगा। सो द न्यू फॉर्मूला इज चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाइड विद पी अपॉन क्यू। सो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, बट इट डिपेंड्स what is given in the question. When we will start practical questions for elasticity of demand, it will be betterly clear to you. So first keep it in your mind that we have these two formulas, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. One more formula we have allocated by using this formula only, that is change in Q upon change in P multiplied with P upon Q. Q का मतलब है initial demand, कि पहले कितनी डिमांड की जा रही है, राइट, एंड P रेफर्स टू इनिशियल प्राइस, कि पुराना प्राइस क्या है। Q1 मीन्स अभी Q1 P1 क्या है, उसके लिए पहले हमें ये पता हो कि जब हम चेंज इन Q निकालेंगे बेटा तो चेंज इन Q कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q, एंड चेंज इन P इज इक्वल टू P1 माइनस P। अब ये Q और P मैंने बताया आपको इनिशियल डिमांड इनिशियल प्राइस, यानी कि पुराना प्राइस क्या था और पुरानी डिमांड क्या हो रही थी जो प्राइस मार्केट में चल रहा था। P1 refers to new price, Q1 refers to new quantity। ये प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है उसे निकालना चाह रहे हैं, तो उसको हम कैसे निकालें, चेंज इन Q या चेंज इन P हमें निकालना है। हमें क्वेश्चन में सब गिवन होगा बेटा, when we will start it will be better clear. Again I am saying, so change in Q is equal to Q1 minus Q and change in P is equal to P1 minus P, where Q refers to initial demand, P refers to initial price, यानी कि old price और old demand जिसको हम कह सकते हैं। Q1 refers to new demand and P1 refers to new price. So this is the way how we find two formulas to estimate price elasticity of demand. Where E is the capital, in the capital form you will write, D will be in short. That is the notation of elasticity of demand. Now the next is degrees of price elasticity of demand. Children, there are 5 degrees of price elasticity of demand. As I've written in short, 0, less than 1, 1, greater than 1, infinite. These are the 5 degrees of price elasticity of demand. पहले हमें इन 5 degrees को समझना है, तभी हमें पता चलेगा कि हम जो निकाल रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो आंसर हम निकाल क्या रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं। पहले हमें डिग्रीज का पता होना चाहिए ना कि वो कितनी डिग्रीज हैं और हम उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सो द फर्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0. When elasticity of demand will come as 0, what it will be known as? It will be known as perfectly inelastic demand. Another reason that why I am explaining these degrees to you, because one more topic is in our syllabus, that is factors affecting elasticity of demand, and then I'll explain you that
explanation of such factors, it will be difficult for you to understand that what ma'am is discussing about. कि मैम किस बारे में बात कर रही है, कौन सी डिग्रीज है. So it is better first to be clear with these degrees. So the first one is elasticity of demand is zero, which we call as perfectly inelastic demand. जीरो हम क्या कंसिडर करते हैं, क्या हम इसे बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. क्लियर. परफेक्टली वर्ड अटैच होगा. जीरो मीन्स इनइलास्टिक, बढ़ नहीं सकती, स्ट्रेट कांस्टेंट रहती है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन, इज नोन एज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, या हम इसे कह सकते हैं इनइलास्टिक डिमांड. देयर टू नेम्स, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, या हम एक सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं इनइलास्टिक. परफेक्टली हट गया यहाँ से. परफेक्टली जीरो के लिए यूज होगा, लेस देन वन के साथ सिर्फ इनइलास्टिक डिमांड, और वी कैन से लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट इज व्हेन इलास्टिक डिमांड इज वन. वन मीन्स यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. वन है, कोई चेंज नहीं है, ऐसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन वन, इज नोन एज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, या हम इसको सिर्फ इलास्टिक डिमांड कह सकते हैं, जो एक से ज्यादा है. एक की तो यूनिटरी इलास्टिक वर्ड यूज हुआ, इलास्टिक मीन्स बढ़ना, तो ये बढ़ती ही जा रही है, ग्रेटर देन वन है, वन से ज्यादा है, तो हम इसको या तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे या फिर इलास्टिक डिमांड. नाउ इलास्टिक डिमांड इज इनफाइनाइट, जिसका बढ़ता ही रहना है, उसका कोई स्टॉपेज नहीं है. ठीक है. अब ग्रेटर देन वन का मतलब है हमारा वो कहीं तो स्टॉप लेगी. इनफाइनाइट मीन्स कोई स्टॉपेज ही नहीं है, वो चलती जाएगी, हमें नहीं पता कहां तक डिमांड बढ़ सकती है. सो इट विल बी नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. जीरो इज परफेक्टली इनइलास्टिक, इनफाइनाइट इज परफेक्टली इलास्टिक. वन इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन वन विल बी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, एंड लेस देन वन विल बी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक. क्लियर. जीरो का मतलब है कि प्राइस में कोई भी चेंज आए, डिमांड में कोई चेंज नहीं आता. प्राइस कितना भी कम ज्यादा क्यों ना हो, डिमांड हमारी कांस्टेंट रहती है. तो देखो जीरो के केस में डिमांड का हमारा कैसा है, स्ट्रेट पैरेलल टू ओवर एक्सिस, क्योंकि प्राइस हमारा चेंज हो रहा है. हमने कहा प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड जीरो है, डिमांड नहीं बढ़ती, तो डिमांड एक ही लेवल पे स्टॉप हो गई है, डिमांड इज कांस्टेंट. क्लियर. तो इसको हम इलास्टिक डिमांड इज जीरो कहते हैं, कि जब डिमांड कांस्टेंट हो जाती है लेकिन प्राइस कम ज्यादा हो रहा है. सो इट इज नोन एज कि प्राइस में चेंज आने से जब डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, इट विल बी स्ट्रेट पैरेलल टू ओवर एक्सिस. तो दैट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो. सेकेंड इज व्हेन इलास्टिक डिमांड इज लेस देन वन. राइट. लेस देन वन का मतलब है कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उससे कहीं कम चेंज डिमांड में हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा, कम हो रहा है. जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, यानी कि प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उससे कम ही चेंज हमारी डिमांड में आ रहा है. तो डिमांड कर्व देखो स्टीपर है, नीचे की तरफ झुकाव है इसका. इट इज द डिमांड कर्व. प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड उतनी नहीं बढ़ पा रही है. तो हमारी डिमांड कर्व कैसी शो करेंगे अब इसमें, स्टीपर शेप, नीचे की तरफ. अब इस स्टीपर से मतलब कि स्ट्रेट, कि OX और OY एक्सिस जो हमारे पास है बेटा, इसके बीच में नहीं आ रही. अगर बीच में आती तो वन होती, अब बीच में से नीचे आ रही है, नीचे की तरफ झुकाव है इसका. देखो ये हमारी डिमांड कर्व है स्ट्रेट, जो कि वन को शो करेगी कि जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना इक्वल चेंज डिमांड में है. जितना चेंज प्राइस में आने से, सपोज जितनी परसेंटेज चेंज प्राइस में आया, द सेम परसेंटेज चेंज हमारी डिमांड में भी आ रहा है, तो वो यूनिटरी इलास्टिक होती है, वन स्ट्रेट, जो कि OX और OY के एक्सिस के बीच में रहती है. अब लेस देन वन की बात कर रहे हैं तो वो इससे नीचे, झुकाव नीचे की तरफ आएगा, स्टीपर हो जाएगी. और जब ग्रेटर आएगी तो सेंटर से ऊपर चली जाएगी. देखो ये इक्वल टू वन की है, तो मैंने कहा कि इक्वल चेंज आता है प्राइस और डिमांड में. यहाँ मैंने डिमांड कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में बनाया. बेटा डिमांड कर्व की शेप जो इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू वन होती है, तो उसकी शेप आती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. बट एक्चुअल में क्या है कि हम यूजुअली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं कि जो डिमांड कर्व की शेप है वो स्ट्रेट लाइन है. क्लियर. एंड द एरिया अंडर द डिमांड कर्व, area under the demand curve in different rectangles are same, right? That's why for the sake of simplicity we can draw the demand curve as the straight line. Clear? For the sake of simplicity. Now in case of elastic demand is greater than 1, यानी more than unitary elastic, 1 से ऊपर,
जब 1 होगी तो OX और OY के बीच में सेंटर में होगी, जब ग्रेटर देन 1 होगी तो उससे काफी ऊपर चली जाएगी। देख रहे हो आप, OX एक्सिस से बाहर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ है काफी, it is going flatter. Lesser the elasticity, steeper the demand curve. More the elasticity, flatter the demand curve. Now next is elastic demand is infinite. Greater than 1 कब होगी? जब जितना परसेंटेज चेंज हमारी प्राइस में आ रहा है उससे कहीं ज्यादा चेंज हमारी डिमांड में है, तब वो ग्रेटर देन 1 होगी बेटा। लास्ट केस इज इलास्टिक डिमांड इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कहीं ज्यादा डिमांड का बढ़ना। अब डिमांड कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट में बढ़ती चली जा रही है। यहाँ प्राइस कांस्टेंट हो गया और डिमांड बढ़ती जा रही है, राइट। सो दीज आर द 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिक डिमांड इज 0, लेस देन 1, इक्वल टू 1, greater than 1 and infinite. Now I am going to present you the combined diagram of these 5 degrees. Just wait. Now this is the combined diagram showing different demand curves, showing different elasticities. That is in the one diagram. Now I am presenting you 5 degrees. देखो, हमें पता है elasticity of demand 1 कहाँ थी, सेंटर में, यानी कि 1 यहाँ है तो ग्रेटर देन 1 उससे थोड़ी ऊपर होगी और लेस देन 1 उससे नीचे। देखो, ग्रेटर देन 1 फ्लैटर हो गई, लेस देन 1 स्टीपर होगी, नीचे की तरफ आ रही है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 ऊपर। अब इलास्टिसिटी कहाँ होगी, 1 से ऊपर जाएगी तो हमने उससे ऊपर स्ट्रेट। देखो, इलास्टिक डिमांड जब इनफाइनाइट थी स्ट्रेट थी, पैरेलल टू OX एक्सिस स्ट्रेट है, और जब 0 थी तो स्ट्रेट थी पैरेलल टू OY एक्सिस। तो 0 कहाँ होगी, 1 से नीचे, राइट। तो ये स्ट्रेट इधर है हमारे पास, दिस इज 0, इनफाइनाइट, सेंटर में इलास्टिक डिमांड इज 1। 0 और 1 के बीच में क्या लाई करेगी, लेस देन 1, 1 और इनफाइनाइट के बीच में ग्रेटर देन 1। So now this is the combined diagram of 5 degrees of elasticity of demand. I hope these degrees are clear to you. But children, in the real life, we come across mostly the 3 types only. These 3: 1, greater than 1, and less than 1. Clear? इनको हम एक्सप्लेन जरूर करते हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करें तो हमारी 3 डिग्रीज ज्यादा यूज में आती हैं, जिनको हम कंसिडर करते हैं माइंड के अंदर। क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट एज, डिफरेंट प्रेफरेंसेस, डिफरेंट डिमांड्स। सर, हर पर्सन के लिए जो मार्केट में प्राइस है, डिमांड अलग तरीके से इफेक्ट करती है। तो किसी एक पर्सन की जो डिमांड होगी एक प्राइस पे, वो दूसरे के लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि रिच और पुअर सेक्शन 2 सेक्शन है हमारी सोसाइटी में। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हम इन 3 चीजों को ज्यादा अपनी रियल लाइफ में देखते हैं। जो डिमांड्स हमारी चेंज होती हैं, इलास्टिसिटीज मैटर करती हैं। 0 और इनफाइनाइट सिर्फ बुकिश में है हमारे पास, जिन्हें हमें समझना है। Clear? So we are ending our lecture here. In the next lecture, we will start with the factors affecting elasticity of demand. We will do the next lecture. Till then, do the revision of this lecture again. I hope everything is clear to you. Thank you. Have a nice day ahead.